जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में अर्थशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र या अर्थशास्त्र है। मतलब कितने प्रकार के होते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स, फिर उसमें सूक्ष्म इकोनॉमिक्स होता है और फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसके विस्तार से चर्चा करेंगे। और प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, इसके विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखते हैं इकोनॉमिक्स, दो शब्द हमेशा प्रचलित होता है, एगो इकोनॉमिक्स और एगो इकोनॉमी। ये दोनों में क्या अंतर है? क्योंकि जानते हैं कि जब कोई भाषा का शब्द हो दो अलग है तो उसका उच्चारण भी अलग होता है, तो अर्थ भी अलग निकलता है। तो इसका इकोनॉमिक्स होता है, इकोनॉमिक्स एक होता है, एगो इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब होता है अर्थव्यवस्था। जैसे आप लोग हमेशा सुनते हो कि भारत का इकोनॉमी इतना ट्रिलियन डॉलर है, इतना अच्छी है, और मतलब भारतीय जीडीपी का मतलब अर्थव्यवस्था में इतना अच्छी है। तो इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक्स मतलब होता है अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र होता है, यही होता है अर्थव्यवस्था। तो जैसे कि जो ये होता है इकोनॉमी की न्यूनतम संसाधनों में अधिकतम उत्पादन को अर्थव्यवस्था कहते हैं। जो इकोनॉमी होता है, जैसे भारत को सुनते हैं तो वो भी समझने की क्या न्यूनतम संसाधनों में अधिकतम उत्पादन समझिए इकोनॉमिक्स। पहला समझिए इकोनॉमिक्स जो होता है, जैसे कि हम किसी देश में मतलब जानते हैं कि किसी देश में मतलब वहाँ का सरकार जो महत्वपूर्ण होता है वहाँ आर्थिक विकास में, तो वहाँ का हम जैसे भारत मानते हैं तो भारत में मतलब देखते हैं विकास की प्राथमिक क्षेत्र में क्या कृषि क्या है, मतलब कितना मतलब योगदान दे रहा है देश में राष्ट्रीय आय में। तो ये सब जो अध्ययन करते हैं, अर्थशास्त्र को अध्ययन करते हैं, उसको इकोनॉमिक्स कहते हैं। और जो जैसे कि मानते हैं कि भारत में इतना डॉलर दे अति हो गया इकोनॉमी, तो इसको इकोनॉमी कहते हैं कि मनी मतलब कितना उत्पादन हो रहा है, तो उत्पादन हो रहा है कितना का हो रहा है, मूल्य हो रहा है, तो इसका इकोनॉमी कहते हैं। और उसको अध्ययन करते हैं तो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो जैसे समझिए इकोनॉमी तो न्यूनतम संस्थानों यानी कि किसी देश में कम मतलब कम संसाधन है। संसाधन के मतलब कि जैसे कि मतलब खनिज हो गया और सब मतलब रिसोर्सेस होता है, उसको कहते हैं। तो न्यूनतम मतलब संसाधन के उपलब्ध मतलब आय मतलब सबसे ज़्यादा कमा सके, तो उसको तो आप लोग सोच रहे हैं कि मतलब कैसे कैसे मतलब कि न्यूनतम संसाधन भी है और फिर ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। तो यह बात सही है, क्योंकि बहुत अर्थशास्त्री पाया, या आप देख सकते हैं जैसे कि जो अफ्रीका कितना बड़ा महाद्वीप है, वहाँ पर केवल कितना रिसोर्सेज है भी है। क्यों? वहाँ पर जो अर्थशास्त्र वहाँ का नियम अच्छा से नहीं है। वहाँ से मतलब जो नियम होता है मतलब उस प्रकार का नहीं है, संशोधन नहीं हो रहा है, जिससे वहाँ पर हमेशा गरीबी है, ये सब तनाशा और उलट पलट मतलब ये सब सत्ता होते रहता है। और वही आप देख सकते हैं उस जापान को कल्पना कर सकते हैं, जो हमेशा संकट से पीड़ित रहता है, जो हमेशा तूफान, कभी कितना टर्नेडो ये सब मतलब आते रहता है, प्राकृतिक आपदा आते रहता है, फिर भी अपने छोटे एक टापू में होके उतना बड़ा मतलब इस दुनिया में मतलब अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान मतलब उसका अपना धाक जमा रहा है। तो आके जानते हैं, तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो न्यूनतम संसाधनों में अधिकतम उत्पादन को अर्थव्यवस्था कहते हैं, समझ गया। इसको अध्ययन करते हैं तो इकोनॉमिक्स करते हैं। इसका जनक जो है एडम स्मिथ को कहते हैं। उन्होंने 1776 में वेल्थ ऑफ नेशंस नाम की एक पुस्तक लिखी है। उसमें कर मतलब जो कर प्रणाली होता है उसके बारे में विस्तार से मतलब व्याख्या किए थे, वो मतलब कर के बारे में बताए थे। इसलिए अर्थ से मतलब जो अर्थव्यवस्था का जनक हो जाता है, द फादर ऑफ यानी उसके पिताजी हो गया वेल्थ ऑफ नेशन मतलब पुस्तक लिखे थे एडम स्मिथ। ये आप जान सकते हैं। अब देखते हैं अर्थशास्त्र के कितने प्रमुख कितने क्षेत्र होते हैं। उपक्षेत्र मतलब इसमें अध्ययन मतलब मुख्यतः कौन सा किया जाता है? तो यह होता है सूक्ष्म अर्थव्यवस्था। इसमें माइक्रो इंग्लिश में MICRO होता है, माइक्रो MACRO, मतलब दोनों का मीनिंग जो उच्चारण भी सेम जैसा होता है, केवल इसका मीनिंग में डिफरेंस होता है। तो हिंदी समझिए सूक्ष्म अर्थशास्त्र होता है वो मतलब माइक्रो अर्थशास्त्र। तो इसमें सूक्ष्म मतलब लगा हुआ है, जिससे पता चल रहा है छोटा, यानी कि जब हम किसी जैसे कोई व्यक्ति को मतलब स्पेशल देखते हैं कि उसका मतलब बिजनेस में लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है, या किस प्रकार उसको लाभ को उच्चतम किया जाए और पैसा कम में मतलब लागत में, जैसे मुकेश अंबानी किस प्रकार अपने और मतलब अथी को बढ़ाया जाए। जैसे जियो को मतलब शुरू में फ्री के लालच देके फिर मतलब कितना बाजार बना लिया। तो ये सब को मतलब कहते हैं मतलब व्यक्तिगत उसको देखते हैं, और व्यक्तिगत मतलब उसका आय कितना हुआ ना हुआ। और जब माइक्रो मतलब एक बड़ा लेवल होता है, तो इसमें मतलब किसी राज्य के या राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं कि मतलब जो जैसे भारत का भी अध्ययन करेंगे माइक्रो में कि क्या मतलब भारत जो मतलब है बढ़ रहा है, GDP मतलब बढ़ रहा है या घट रहा है,
या मतलब जीडीपी का मतलब होता है कि कितना उत्पादन हो रहा है, तो इसी से पता चलता है, ज़्यादा लगता है। तो अभी तो समझ गए हैं। अब देखते हैं कि मतलब भारत की अर्थव्यवस्था का जनक कौन है। तो भारत का अर्थव्यवस्था का जनक विश्व सरय होता है, जैसे आप चित्र में देख सकते हैं। अब देखते हैं कि सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स का मतलब अर्थशास्त्र का जो होता है, अर्थशास्त्र का मतलब जो अध्ययन करते हैं, तो सेक्टर का मतलब होता है क्षेत्रक। तो देखते हैं कि क्षेत्रक क्या है, मतलब कि इकोनॉमिक्स मतलब कि पैसा मतलब किस क्षेत्र से कमा रहे हैं, जैसे बहुत क्षेत्र है, अब आगे समझिएगा। क्षेत्र मतलब जैसे प्राथमिक क्षेत्र है, जैसे कृषि से डायरेक्ट आ रहा है, मतलब प्राकृतिक द्वारा, नेचुरल द्वारा मतलब अथी करके, और मतलब जैसे तो कहते हैं और सेक्टर कहते हैं। तो सेक्टर मतलब क्षेत्र है। तो अब देखते हैं आर्थिक क्रियाओं के आधार पर, आर्थिक क्रिया मतलब जो काम हो रहा है उसके आधार पर बांटते हैं, उसको कहते हैं आर्थिक क्रिया। तो आर्थिक क्रिया के आधार पर इसका स्वरूप देखते हैं। तो पहला होता है प्राथमिक क्षेत्र, और दूसरा होता है द्वितीय क्षेत्र, और तीसरा होता है तृतीय क्षेत्र। प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर कहते हैं। अब तो देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र जिसे प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य जो मतलब आय जीडीपी आता है, जीडीपी में आता है, तो आय का स्रोत सीधा जो भी मतलब काम हो रहा है सीधा प्रकृति से जुड़ा हो रहता है, नेचर से जुड़ा रहता है, तो उसे मतलब प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे कृषि जानते हैं कि कृषि जितना भी मतलब खेती होता है, इसे प्राथमिक से मतलब यदि वर्षा न होगा तो कृषि न होगा, यानी मतलब प्रकृति पर निर्भर है हम लोग। मतलब कृषि जितना भी होता है तो प्रकृति के यदि मौसम बदल जाएगा तो मतलब कृषि नहीं होगा, इससे प्रकृति से हमेशा जुड़ा रहता है। जैसे पशुपालन भी प्राकृतिक से है, क्योंकि इसके आगे मतलब जितना भी है इसका पशुपालन भी मतलब प्रकृति से जुड़े हैं। जैसे मत्स्य यदि मौसम मतलब अच्छा रहेगा तो पानी पड़ेगा तभी मछली मतलब ज़्यादा प्रजातियाँ हो सकता है, यदि पानी की कमी रहेगा तो प्रजातियाँ नहीं रह सकता है। जैसे खनान भी होता है, यदि मतलब प्रकृति के नेचर मतलब रिसोर्सेज रहेगा तो ना, मतलब जैसे दक्षिण अफ्रीका में रिसोर्सेज ज़्यादा है तो वहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र में ज़्यादा रहेगा। तो यह मायने नहीं रखता है कि प्राथमिक क्षेत्र में लोग कितना मतलब काम कर रहे हैं तो जीडीपी ज़्यादा हुआ, क्योंकि भारत का ज़्यादा मतलब जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र में है। अब देखते हैं द्वितीय क्षेत्र, जिसे सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। सेकेंडरी सेक्टर क्या है, तो इसमें जो मतलब जो प्राथमिक क्षेत्र वाला मतलब जो मतलब ये सामान उत्पादन हुआ, अब सीधे चला गया द्वितीय क्षेत्र में। यहाँ पर मतलब मैन्युफैक्चर होता है, और मतलब उसको अच्छे चीज़ मतलब वस्तुओं में मतलब चेंज किया जाए। जैसे कि आप गेहूँ उपजाएं तो गेहूँ मतलब आगे प्रोसेस के लिए वो चला जाता है, क्योंकि गेहूँ तो ऐसे खाया नहीं जाता, तो आटा के रूप में होता है। तो ये आटा काची हो गया सेकेंडरी सेक्टर का, द्वितीय क्षेत्र का हो गया। और फिर आटा से भी बिस्कुट ये सब मतलब जो कारखाना के सामान बनाए जाते हैं, जैसे कि इस कुरकुरे में जितना मकई और बहुत मतलब चीज़ होता है जो उत्पादन किया जाता है सीधे प्राकृतिक क्षेत्र से, और फिर इसको बहुत ही प्रोसेस से मसालादार बना के कुरकुरे को बाजार में बेचा जाता है, जो बच्चों के लिए बहुत पसंदीदा है। तो यह द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। ये जो मतलब उद्योग लगाए हैं सेकेंडरी सेक्टर में हो जाएगा। जैसे लौ ऐसा, जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र से खनन हुआ, खनन होने के बाद में लौ ऐसा के यहाँ अपने लौ, क्योंकि हम जानते हैं आयस पूरा मतलब जितना रहता है खनिज में प्योर तो नहीं रहता, तो उसमें अति होता है प्यूरिफिकेशन। जैसे कारखाना में विभिन्न प्रकार के सामान बनाया जाता है, तो यह भी बनाया जाता है। तो जो भी जितना भी सामान आता है मतलब प्राथमिक क्षेत्र से आता है, और इसमें दूसरा रूपांतरित हो जाता है कारखाना में। तो ये सब जितना भी निर्माण और ये सब होने वाला है एसएमई क्षेत्र, ये सब द्वितीय क्षेत्र कहते थे, और इसमें द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। अब अगला देखते हैं तृतीय क्षेत्र, जो हमारे भारत के जीडीपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के बल पर मतलब भारत की जीडीपी टिका हुआ है, मतलब ज़्यादा योगदान दे रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। तो इसको टर्सरी सेक्टर कहते हैं। तो इसमें नौकरी मतलब व्यापार सेवाएं जैसे समझिए, इसमें है जो मतलब कोई वस्तु का उत्पादन नहीं करता, मतलब भौतिक वस्तु का उत्पादन है। जैसे कि आप मतलब प्राथमिक क्षेत्र में मतलब आलू रोप रहे हैं तो आलू हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा। धान रोप रहे हैं तो धान होगा। लेकिन ये तृतीय क्षेत्र है तो कोई चीज़ सामान नहीं देगा। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो आपको मतलब केवल दिमाग में घुसा रहे हैं, मतलब आपको मतलब कोई भौतिक चीज़ नहीं दे रहे हैं। तो ये सब सेवा क्षेत्र है। जैसे आप परिवहन करते हैं तो आप मतलब किसी एक स्थान से वाई जगह चल जाते हैं, तो आपको कुछ दिया नहीं, आप केवल मतलब वहाँ मतलब आपका सेवा कर दिया। जितना भी सामान है इलेक्ट्रॉनिक्स या जैसे वो अमेजन, आप अमेजन करते हैं तो वो सामान मतलब डिलीवरी करता है, लेकिन मतलब परिवहन कर देता है, यहाँ से ले जाता है वहाँ तक रहता है। तो यह
जो तृतीय क्षेत्र है भारत के जीडीपी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान का समझिए। जैसे परिवहन हो गया और हॉस्पिटल हो गया, हॉस्पिटल में भी क्या आप बीमार होते हैं तो वहाँ जाते हैं तो इलाज कर देते हैं, आपको कुछ देता है कुछ नहीं ना। तो ये जैसे पढ़ना, जैसे पढ़ाते तो शिक्षक हम भी पढ़ा रहे हैं, वो बता रहे हैं यूट्यूब पर, तो आपको क्या पाइएगा, मतलब आप केवल जो बता रहे हैं वो कॉन्सेप्ट समझिएगा, आपको कोई मतलब ऐसा सामान तो नहीं चल जाएगा हाथ में जो खा सकते हैं। अगला है बैंक। बैंक मतलब जहाँ आप पैसा जमा करते हैं और फिर पैसा को बढ़ाता है, ना आपको कुछ देता है। तो ये बैंक मतलब ये एक्सचेंज मतलब परिवहन करता है, आपको पैसा मतलब रखता है, फिर पैसा को मतलब आपको आदान प्रदान करता है, जिससे फिर व्यय मिलता है आपको मतलब आगे देता है उसमें। फिर नौकरी, नौकरी अभी ये सब जितना भी है, ये सब जितना है सभी तृतीय क्षेत्र में आते हैं। अभी वो अगला है जो चतुर्थ क्षेत्र है, मतलब इसका मतलब जो धीरे धीरे मतलब इसका विकास हो रहा है। चतुर्थ क्षेत्र में जो उच्च प्रौद्योगिकी जो अभी शामिल है, जैसे आप लोग गूगल पर ज़्यादा चैट करते हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और ये सब चैट जीपीटी, ये सब जितना भी उच्च प्रौद्योगिकी, एआई हो गया, वर्चुअल रियलिटी हो गया, ये सब जितना भी है, ये सबसे मतलब जो आय उत्पन्न होगा, जो उच्च प्रौद्योगिकी अभी मतलब इस सबको चतुर्थ सेक्टर में करते हैं। ऐसे तो व्यापार मतलब पहले मतलब जितना था तृतीय क्षेत्र में ही बांटा जाता था, लेकिन ये चतुर्थ क्षेत्र भी आ रहा है जो मतलब सबसे महत्वपूर्ण योगदान देने वाला है। तो जिससे ये सब फोन पे ये सब चतुर्थ क्षेत्र में है। तो अब देखते हैं कि मतलब जो तीनों क्षेत्र बताए हैं, तो भारत के जीडीपी में जो जीडीपी होता है मतलब सकल घरेलू उत्पाद, उसमें योगदान कितना प्रतिशत करता है। जैसे देखिए जीडीपी में योगदान जो फर्स्ट सेक्टर होता है वह जीडीपी में 70% योगदान देता है। और आप मानिए कि इसमें जो फर्स्ट सेक्टर में भारत की जनसंख्या कम से कम भी मतलब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 60% से 70% तक इसमें लोग हैं, आप सब समझ सकते हैं। लेकिन इसका योगदान कितना है, जीडीपी में योगदान केवल 70%, तो सोच सकते हैं कि हमारा जो प्राथमिक क्षेत्र है कितना प्रतिशत मतलब पीछे है, पिछड़ गया है। और जैसे कि सेकेंड जो सेक्टर है वो सेकेंड सेक्टर, इसमें 30% योगदान करता है जीडीपी में। तो इसमें भी जनसंख्या कम है। तो आप देख सकते हैं कि अगर जहाँ लोग ज़्यादा है यहाँ पर बहुत है भारत की जनसंख्या यहाँ पर, लेकिन आय बहुत कम है। क्योंकि जानते जो फर्स्ट सेक्टर में है अधिकतर वहाँ बंधुआ मजदूरा मतलब बहुत जो जीवन निर्वाह के खेती करते हैं, मतलब अपना पेट के लिए। तो सब मतलब इतना आय न उत्पन्न करते। जो सेकेंड जो इसमें ज़्यादा करते 30%, उससे भी ज़्यादा मतलब सेकेंड जो तृतीय क्षेत्र है 53% भारत की जीडीपी में देख सकते हैं 53% से मतलब ज़्यादा है। और धीरे धीरे इसको बढ़ने का भी चांस है। और सोच सकते हैं कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा है। तो और इसमें लोग भी बहुत कम है, इसमें जो टोटल जनसंख्या के माने तो 5 से 10% है, फिर भी इसका मतलब देख सकते हैं कितना योगदान है। तो तृतीय क्षेत्र में जाना चाहिए, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। तो इसी पर एक हाल ही में यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा था। जैसे आप देख सकते हैं ये बहुत हल्का पूछा था। जैसे कि पूछा हुआ था कि आर्थिक मतलब एक टाइप का अलग में आर्थिक क्षेत्र था, मतलब गतिविधियाँ था, मतलब कि कौन सा क्षेत्र आर्थिक गतिविधियाँ। जैसे पहला में था कृषि उत्पाद, इसमें दिया था मतलब ये सामने मतलब मिलाना था ऑप्शन में, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं द्वितीय क्षेत्र। और दूसरा था कृषि उत्पाद भंडारण हो गया, दूसरा था डेयरी फार्म, इसमें सामने इसका लिखा था प्राथमिक क्षेत्र। और होता अगला था खनिज की खोज, इसका लिखा था तृतीय क्षेत्र। और अगला था कपड़ा बुनाई, इसका लिखा था द्वितीय क्षेत्र। तो आप बता सकते हैं कि पीछे बताए हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, जानते हैं आप अच्छा तरह से समझ लेते हैं। कार्य के आधार पर क्षेत्र, पहला है संगठित क्षेत्र और दूसरा असंगठित क्षेत्र। ऑर्गेनाइज सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब संगठित, इससे पता चला है कि मतलब संगठित क्षेत्र वह क्षेत्र होता है मतलब जहाँ जो नौकरियाँ मिलता है वे शर्त अनुसार रहता है कि कितना मतलब महीना कितना साल तक रहना। और वेतन एक निश्चित होता है, मतलब यदि अगर आपका नौकरी हुआ किसी में आर्मी हुआ तो अगर 50,000 मिल रहा है तो एक निश्चित है कि आपका वेतन मतलब में कटौती नहीं किया जाएगा और मतलब बढ़ाते किया जाएगा। और यह समय भी फिक्स होता है कि मतलब एक साल में कितना काम करना है, कितनी मतलब छूट आना है, उस सब मतलब फिक्स रहता है। तो इसमें जो संगठित क्षेत्र में होता है ये हमेशा मतलब 3 शर्त होता है, वेतन, अवसर मतलब समय सब निश्चित होता है, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होता, मतलब ऐसे टाइम पर सब आ जाता है। जैसे कि यह देख सकते हैं सरकारी नौकरी में हर जितना भी नौकरी, जैसे शिक्षक हो गया, टीचर हो गया, और भी जितना भी हो गया, रेलवे हो गया, ये सब का फिक्स आ जाता है। ये सब बैंक मैनेजर हो गया, ये सब का जितना भी है ये सब फिक्स महीने में आ जाता है, यानी सरकारी नौकरी। और बड़े कंपनी में भी मतलब जैसे टाटा हो गया, ये सब मतलब कंपनी भी बहुत ऐसा है प्राइवेट कंपनी जो मतलब इस
संगठित क्षेत्र है। संगठित क्षेत्र कहीं मतलब कि और सरकार की मतलब जो नियम है उसमें मतलब इन्वॉल्व रहना, मतलब उसमें जुड़े रहना, ताकि मतलब पूरे मतलब अपनी क्राइटेरिया पूरी करना। अब अगला है असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र मतलब वो जहाँ संगठित नहीं है, अनऑर्गेनाइज क्षेत्र। और भारत में बहुत ही बड़ी चिंता है कि जितना भी मतलब भारत की जनसंख्या यानी 84% लगभग जो असंगठित क्षेत्र है। असंगठित क्षेत्र का यह विशेषता है कि जो जॉब यानी नौकरियाँ जो मिला है उसमें वेतन और ना समय को निश्चित होता है कि वेतन मिलेगा या कितना मिलेगा और कितना समय काम करना है, ये सब कोई निश्चित नहीं। जैसे कि आप समझ सकते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कि जैसे कि प्राइवेट जितना भी प्राइवेट कंपनियाँ होती है, जैसे कि आप किसी मतलब प्राइवेट कंपनियों में काम करने चल गए तो वहाँ पर वेतन मतलब देगा, लेकिन आप जितना काम करते हो उतना उसमें ना फिक्स रहता है कि आप साल में मतलब कितना काम करेंगे, आपका इतना महीना मिलेगा। जैसे सरकारी नौकरी में PPF मिलता है, मतलब ये सब PPF फंड, इसमें ऐसा कोई व्यवस्था नहीं रहता संगठित क्षेत्र में। जैसे ये सब छोटे छोटे हो गया, कपड़ा मिल हो गया, ये सब में ये सब फिक्स नहीं होता है, जहाँ मजदूरी ज़्यादा केवल दिन का मजदूरी मिलता है। इसमें ना वेतन का फिक्स होता है ना समय का फिक्स होता है। जैसे कृषि भी मतलब एक असंगठित क्षेत्र है। और भारत के अधिकतर 60% से भी ज़्यादा भी अभी जितना भी है जनसंख्या ये कृषि पर है, एग्रीकल्चर पर। इस असंगठित क्षेत्र है यदि और कृषि मतलब जिस वर्ष अच्छा ना हुआ तो उसका मतलब वेतन और ना सब मतलब वेतन भी नहीं और समय इसमें तो निश्चित रहने करता है, मतलब कि कब होगा क्या होगा इसका तो भगवान जाने। और यह दुकान भी होता है, दुकान भी जैसे कि लोग चलाते हैं तो वो भी असंगठित क्षेत्र है। उसमें भी मतलब यदि मतलब पूंजी मतलब मिलेगा पैसा, मतलब बिक रहा है तो पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो अब अगला होता है जो स्वामित्व के आधार पर देखते हैं। स्वामित्व के आधार पर आप जैसे सुने होंगे PPP मॉडल क्या है, स्वाधीन यानी पब्लिक प्राइवेट कंपनी क्या है, ये सब वो देखते हैं। तो स्वामित्व के आधार पर स्वामित्व मतलब कि जो उसमें मतलब कोई कंपनी खोला है तो उसमें स्वामित्व यानी कौन पैसा लगाया, कौन मतलब मेन उसमें इन्वॉल्व है। तो जैसे पहला होता है सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक मतलब क्षेत्र मतलब सभी के लिए। तो इस सार्वजनिक क्षेत्र मतलब जो सभी के लिए है, जो मतलब जो आय कमाएगा वो सभी के लिए होगा, निजी क्षेत्र के केवल नहीं हो। जैसे सरकार मतलब पैसा कमाता है तो सरकार मतलब पूरे देश का होता है, क्योंकि देश में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सरकार पैसा खर्च करता है। जैसे रोड बनाते तो ये सभी के लिए, तो यह सार्वजनिक क्षेत्र है। तो सार्वजनिक क्षेत्र में शामिल होता है सरकार में जैसे राज्य सरकार हो सकता है और फिर केंद्र सरकार है, तो इसे पब्लिक सेक्टर भी कहते हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र को पब्लिक सेक्टर भी कहते हैं। जैसे इसमें हम देख सकते हैं इसरो हो गया, रेलवे हो गया, जितना उदाहरण तो बहुत है देख सकते हैं, DRDO हो गया, इससे जितना भी यदि लाभ कमाएगा। हवाई यात्रा भी बहुत है, हवाई यात्रा भारत के अपना स्वामित्व है, तो जितना भी लाभ कमाएगा वो सरकार का होगा, और सरकार होगा तो विभिन्न योजनाओं में खर्च करेगा। अब होता है वो होता है निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र मतलब या किसी व्यक्ति की होता है, यानी व्यक्ति के द्वारा चालू किया गया कोई कंपनी, जैसे कि मतलब टाटा कंपनी है, जियो एयरलाइंस कंपनी है, जो ये सब मतलब कोई एक व्यक्ति द्वारा, खास व्यक्ति द्वारा मतलब चालू किया गया है। इसका जो लाभ होगा निजी क्षेत्र है, निजी के लाभ होगा। यदि इसका लाभ कितना भी हो गया, यदि मुकेश अंबानी कितना भी कमा ले तो ये पूरा देश के बांट नहीं सकता। सार्वजनिक क्षेत्र में देश के लिए, देश के हित के लिए, लेकिन ये अपना हित के लिए, तो निजी क्षेत्र। तो आप ये निजी क्षेत्र के देखिए। अब अगला होता है संयुक्त क्षेत्र। संयुक्त क्षेत्र इसमें निजी और मतलब कोई एक व्यक्ति और सरकार भी इन्वॉल्व होता है, मतलब दोनों मिल के मतलब कोई मतलब ऐसा संदिग्ध मतलब द्वारा संयुक्त क्षेत्र होता है। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। पब्लिक प्राइवेट जो सेक्टर है संयुक्त क्षेत्र, इसमें निजी भी मतलब कोई व्यक्ति भी होता है और सरकार, जैसे समझ सकते हैं जो मेट्रो ट्रेन है, मेट्रो ट्रेन में मतलब सरकार के द्वारा चालू किया गया, लेकिन कोई एक बिल्डर को दे दिया गया बनाने के लिए कि आप इतना साल बनाइए, और फिर कुछ मतलब अनुबंध हो गया, एग्रीमेंट हो गया कि 20 साल मतलब आप जितना भी भाड़ा है कि उसका मतलब आप कमाइएगा। और फिर जैसे कि भारत सरकार के द्वारा विभिन्न बहुत मतलब रेलवे जितना योजनाओं थे, जो रेलवे में जितना ट्रेन को बहुत प्रायोरिटी में दे दिया, तो ये संयुक्त क्षेत्र में दे दिया। PPP मॉडल मतलब कि ट्रेन को मतलब कोई प्राइवेट जैसे कि मान लीजिए कि मुकेश अंबानी है, तो कोई कहूँ का स्टेशन लिया तो वहाँ मतलब वो पहले
उसको चमकाएगा होगा, तो फिर जितना भी रेवेन्यू यानी कमाएगा तो उसका मतलब सरकार को कुछ देगा जितना एग्रीमेंट होगा, और फिर 20 साल 30 साल के लिए जितना भी एग्रीमेंट हुआ वो मतलब पैसा आपने कमाएगा। तो ये संयुक्त क्षेत्र है। तो यह जब मतलब खराब हो जाता है, जब जैसे रेलवे अपनी घाटा में था, तो यह पीपीपी मॉडल बहुत अच्छा है। तो एक होता है सहकारी कोऑपरेटिव क्षेत्र। कोऑपरेटिव क्षेत्र इसमें मतलब कोऑपरेटिव क्षेत्र में होता है कि मतलब निर्देश मतलब निर्देश इस गाइडलाइंस इसको सरकार के द्वारा दिया जाता है, और जो काम करते हैं मतलब ये सब बहुत ही मतलब छोटे छोटे मतलब गरीबी या छोटे छोटे लोग 5-10 मिल के मतलब लोगों के द्वारा कोई चीज़ चालू किया जाता है। सहकारी में जैसे अमूल देख सकते हैं, अमूल दूध जो सहकारी का सर्वोत्तम उदाहरण है। और जिससे अगला मतलब देख सकते हैं कोऑपरेटिव बैंक का उदाहरण जो मतलब सहकारी सिद्धांत पर है। तो सहकारी तो आप देखते हैं कि जैसे आप लोग हमेशा सुनते होंगे पूंजीवाद, साम्यवाद, अर्थव्यवस्था है, भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था है, समाजवाद। तो अब देखते हैं जैसे सरकार के यानी उत्पादन या स्वामी, तो यह सरकार की भूमिका के आधार पर हम देखते हैं। जैसे हम लोग उस प्राथमिक क्षेत्र देख लिए, द्वितीय क्षेत्र देख लिए, सार्वजनिक क्षेत्र देख लिए, तो यह मतलब सरकार की भूमिका यानी किसी देश में मतलब सरकार की भूमिका यानी उत्पादन हो रहा है उसके आधार पर बताएंगे कि पूंजीवाद अर्थव्यवस्था है या समाजवाद अर्थव्यवस्था है या मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था जिसे कैपिटलिस्ट कहते हैं, इसको समझते हैं। तो पूंजीवाद यानी प्रस्तुत करता यानी जो इसको प्रस्तुत किए थे, इस विचार को प्रस्तुत किए थे पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को, तो एडम स्मिथ किए थे। एडम स्मिथ को इसको पिता भी कहा जाता है अर्थशास्त्र को। इसने हस्तक्षेप का सिद्धांत दिया, मतलब कि जो भी कोई काम हो रहा है बाजार में तो उसमें कोई हस्तक्षेप मत कीजिए, कोई मतलब सरकार के द्वारा। तो यह इंग्लैंड के थे, तो इन्होंने हस्तक्षेप का सिद्धांत दिया। यानी इसका पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का मतलब यानी कोई भी जो देश है पूंजीवाद उसका लक्षण ये होगा मतलब जो वहाँ उत्पादन हो रहा है तो उत्पादन की जितना कारक है सभी कारक। तो इसके पहले उत्पादन के कारक थोड़ा सा एक नज़र देख लेते हैं। तो उत्पादन के कारक मतलब कोई चीज़ वस्तु है, जैसे कि पेन को मान लीजिए, कि पेन को उत्पादन करने में क्या क्या की जरूरत है, 4 चीज़ का जरूरत है, 4 चीज़ का जरूरत का यानी जब वो इस कंपनी खोला हुआ तो उसके साथ उसके आवश्यक खोलने के लिए पूंजी होगा। तो पूंजी पहला होता है, फिर यदि पूंजी हो गया तो भूमि दूसरा, क्योंकि फैक्ट्री कौन तो लगाएगा ना तब भूमि होगा। और तीसरा होता है श्रमिक, क्योंकि वहाँ पर जो काम करेंगे तो श्रमिक तो आवश्यक है। और अगला होता है उद्यमी, जो कोई खोलता है खोल रहा है मतलब कारखाना, तो उद्यमी मतलब अपना पैसा पर यानी डूब सकता है या कुछ भी फायदा कमा सकता है, तो उसको जो रिस्क लेता है उसको उद्यमी कहते हैं। तो यह 4 आवश्यक होता है उत्पादन के कारक है। तो उत्पादन कारक तो आप समझिए। तो पूंजीवाद में क्या होता है, जितना भी उत्पादन के कारक है सभी कारकों पर यानी 4 सभी कारकों पर निजी व्यक्ति का हाथ होता है। यानी जैसे कि मतलब पूंजीवाद कोई देश है, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था वाला देश है, तो वहाँ कोई भी उत्पादन हो रहा है तो जैसे कि कोई फैक्ट्री लगाया हुआ है तो कोई निजी व्यक्ति लगाया हुआ है, और जितना भी मतलब उत्पादन में कारक है वो इसका अधिकार है, मतलब वो रेंट देगा, जिससे पूंजी का और भूमि का, श्रमिक का, उद्यमी का अपना मतलब सब रेंट देगा और अपने लाभ कमाएगा। तो यह जैसे जापान में है, जापान अर्थव्यवस्था भी पूंजीवाद है, वहाँ पर कोई भी व्यक्ति बिजनेस कर सकता है, पैसा कमा सकता है। यूएसए है मतलब ये जो यूएसए है, जो अमेरिका है, सिंगापुर, जैसे सिंगापुर भी है, ये सब पूंजीवाद है। अगला होता है समाजवाद। तो पूंजीवाद समझिए तो अगला सोशलिस्ट समझते हैं। तो यह जो मतलब समाजवाद का विस्तार मतलब जो आया कार्ल मार्क्स के द्वारा। कार्ल मार्क्स एक महान व्यक्ति थे, विद्वान थे। तो इन्होंने दास कैपिटल एक मतलब पुस्तक थी 1867 ईस्वी में। तो इस समाजवाद जिसने अपनी मतलब पुस्तक दास कैपिटल में इसका वर्णन किया। तो ये समाजवाद क्या होता है, उत्पादन के 4 कारक बताएंगे, जो उत्पादन के चारों कारकों पर सरकार का अधिकार होता है। कोई सरकार जैसे बिहार में तो बिहार सरकार का अधिकार उत्पादन, या केंद्र में तो केंद्र सरकार का, तो इसमें सरकार का अधिकार पूरा होता है। समाजवाद का मतलब पूरा मतलब जहाँ मतलब कोई देश में वहाँ पूंजीवाद मतलब कोई बिजनेस बड़ा खोल नहीं सकता है, जैसे कोई बड़ा बिजनेस करना है, जैसे स्पेस में जाना है या और कुछ भी करना है, तो ये सब मतलब यदि पूंजीवादी होगा तो पूंजीवादी में कर सकते, जैसे यूएसए में कोई कर सकता है, मतलब और कोई लिमिट होगा था। और समाजवाद में है तो कोई भी जो बड़ा उत्पादन करने वाला है तो यहाँ वहाँ नहीं कर सकते, वह सरकार के अधीन ही सभी जितना भी रहता है। तो उत्पादन के सभी कारकों पर सरकार है। जैसे ये देख सकते हैं यूएसएसआर मतलब जो रूस कहते हैं उसका, और वियतनाम में, फिर कोरिया जो उत्तरी कोरिया हमारे तानाशाह जी हैं, वहाँ का मतलब इस समय समाजवाद है।
वहाँ पर सरकार के द्वारा ही वो फैक्ट्री खोलेगा और कोई नहीं खोल सकता है, छोटा मोटा खोल सकता है। एक होता है मिश्रित मतलब मिश्री जैसा मिक्स, तो इसमें दोनों मतलब होता है, पूंजीवाद भी होता है, समाजवाद भी होता है। तो इसका मतलब जो प्रस्तुत करता है मिश्रित इकोनॉमिक्स को मतलब चर्चा मतलब ये मतलब विचार प्रस्तुत किए जॉन मिनार्ड किन्स नामक विद्वान ने। इन्होंने अपनी पुस्तक द जनरल थ्योरी एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी में इन्होंने मिक्स इकोनॉमिक्स की चर्चा की। इसमें क्या होता है मिक्स इकोनॉमी में, तो यह महत्वपूर्ण इकोनॉमी अब समझते हैं। विश्व में ज़्यादातर यही देश है जो मिक्स इकोनॉमी। जैसे उत्पादन के 4 कारक बताएं, इन चारों कारकों पर मतलब निजी और सरकार का अधिकार है। जैसे कि यह उदाहरण इंडिया में देख सकते हैं। इंडिया में जैसे कि इंडिया में मतलब कि कोई भी व्यक्ति मतलब कारखाना दे सकता है, निजी भी दे सकता है, सरकार भी दे सकता है। लेकिन सरकार के लिए मतलब निजी वो उतना मतलब वो उद्योग में जैसे परमाणु घर नहीं दे सकता है, जो मतलब अनलिस्टेड है, मतलब केवल सरकार ही दे सकता है। और मतलब जो मतलब जैसे कि संचार है, ये एयरलाइन, ये सब हॉस्पिटल, ये सब जितना भी और मतलब है वह निजी भी क्षेत्र खोल सकता है। जितना हॉस्पिटल मतलब बहुत ही जितना अच्छी कारखाना और सरकार भी दे सकता है। सरकार के लिए महत्वपूर्ण जैसे बिजली अच्छी हो गया, ये सब ट्रेन हो गया, ये सब कुछ खास है जो केवल सरकार ही कर सकता है। तो आप समझ गए कि इंडिया भी है, जो हमारे पड़ोसी जो पाकिस्तान भी है वो भी मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था, वहाँ पर भी कोई कर सकता है। श्रीलंका जो है वहाँ भी है, श्रीलंका में भी मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो अब इसके अगले पार्ट होता है उत्पादन के और बहुत कारक। इसके अगले पार्ट में मतलब आई होप इस वीडियो को इकोनॉमिक्स का अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।